Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. अपने जो लेक्चर्स चलेंगे वो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर चलेंगे। अपन क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आगे के लेक्चर में अपन अभी तक कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो कल अपन ने कूलम्ब्स लॉ के बेस पे कुछ 3 क्वेश्चंस किए थे। आज अपन उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं। इसका मतलब अपन आज 4th क्वेश्चन लेंगे जो कि कूलम्ब्स लॉ के बेस पे ही है। जो क्या है, कूलम्ब्स लॉ के बेस पे है। कुछ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हटके है, एज ए आप इसको एक डेरिवेशंस मान सकते हो। तो 4th क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप रीड करें। क्या लिखा हुआ है, 2 स्मॉल बॉल्स, 2 छोटी बॉल है, ईच ऑफ मास m, दोनों का मास क्या है, m है। 2 छोटी बॉल है और दोनों छोटी बॉल का जो मास है वो कितना है, m ग्राम है। ठीक है। आर हंग फ्रॉम ए पॉइंट, हंग का मतलब लटकी हुई है। एक पॉइंट से दोनों बॉल को लटकाया गया है जिनका मास कितना है, m ग्राम है। अब किसके द्वारा लटकाया गया है, बाई 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स, 2 इंसुलेटिंग धागे हैं, उनके द्वारा ये दोनों बॉल लटकी हुई है और दोनों का मास कितना है, m ग्राम है। इंसुलेटिंग थ्रेड्स, ठीक है। ईच ऑफ लेंथ l सेंटीमीटर, जो इंसुलेटिंग थ्रेड्स है जिसके ऊपर दोनों बॉल लटकी हुई है, उस थ्रेड्स की जो लेंथ है वो कितनी है, l सेंटीमीटर है। कितनी है, l सेंटीमीटर है। अब आगे क्या बोला है, द 2 बॉल्स आर इक्वली चार्ज, जो दोनों बॉल्स है वो क्या है, इक्वली चार्ज है। इक्वली क्या है, चार्ज है। ठीक है। एंड आर एट डिस्टेंस r सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r सेंटीमीटर दे रखी है। ओके। नॉर्मल स्टेट, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बॉल, दोनों बॉल पे चार्ज कितना होगा अगर दोनों बॉल पे चार्ज इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पे अपन को एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों बॉल इक्वली क्या है, चार्ज है। मतलब दोनों बॉल पर जो अमाउंट का चार्ज है वो कैसा है, इक्वली है। अगर आप एक बॉल पे स्मॉल q चार्ज मानोगे तो दूसरे बॉल पे भी आपको स्मॉल q चार्ज मानना पड़ेगा। ओके। और दोनों बॉल के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, r सेंटीमीटर इन नॉर्मल स्टेट। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बॉल, तो दोनों बॉल पर चार्ज का अमाउंट अपन को पता करना है। आप इसको एज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एक डेरिवेशन मान सकते हो। वापस इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 2 बॉल आपको दी है, हर एक बॉल का मास कितना है, m ग्राम है, लटकी हुई है 2 इंसुलेटिंग थ्रेड से, 2 धागों से लटकी हुई है। ईच ऑफ लेंथ, प्रत्येक धागे की लंबाई l सेंटीमीटर है। दोनों बॉल इक्वली चार्ज है और दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस r सेंटीमीटर है इन नॉर्मल स्टेट। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बॉल। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट करें, फिर इसका अपन सॉल्यूशंस करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट कर ले, फिर अपन इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चंस है इसको देखो करने का तरीका क्या है। जिस तरह अपन को क्वेश्चंस में दे रखा है वैसे अपन क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद में अपन दोनों बॉल पे जो इक्वल चार्ज है उसका अपन क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। ठीक है। तो अपन को कहा है कि 2 बॉल है, दोनों बॉल पे चार्ज क्या है, इक्वल है, और हर एक बॉल का मास भी क्या है, m है। लेकिन दोनों बॉल एक पॉइंट से 2 धागों के द्वारा लटकी हुई है। तो अपन सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ के आप डायग्राम बना सकते हो कि माना कि ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स
दो इंसुलेटिंग थ्रेड्स है, ठीक है, दो इंसुलेटिंग क्या है, थ्रेड्स है। ये क्या हो गए, इंसुलेटिंग थ्रेड्स, इंसुलेटिंग थ्रेड्स है, ठीक है, इंसुलेटिंग थ्रेड्स हो गए, कुचालक धागे है ये, ठीक है। अब इन दोनों धागों पर क्या लटकी हुई है, बॉल, बॉल लटकी हुई है ऐसे। अब ये ऐसे टेढ़ी क्यों है, क्योंकि दोनों बॉल पे क्या है, चार्ज है, दोनों बॉल पे क्या है, चार्ज है। तो वो चार्ज अपन कितना मान लेते हैं, स्मॉल क्यू। अगर इस पे स्मॉल क्यू मानता हूं तो इस पर भी क्या आएगा, स्मॉल क्यू आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में अपन को क्या बोल रखा है कि दोनों बॉल इक्वली चार्ज है। तो मैंने क्या किया, इस पे भी स्मॉल क्यू लगा दिया और इस पे भी मैंने स्मॉल क्यू लगाया है। और दोनों बॉल का जो मास है वो भी क्या है, सेम है। कितना है, स्मॉल m ग्राम। आपने क्वेश्चंस में देखो आप, स्मॉल m ग्राम है। तो इस बॉल का अगर मास अपन कितना मानते हैं, m मानते हैं, स्मॉल m दे रखा अपन को क्वेश्चन में, तो इसका भी अपन कितना मानेंगे, स्मॉल m मानेंगे। या अपन को क्वेश्चंस में दे रखा है, अपन ने अपनी तरफ से नहीं माना इसको, जो क्वेश्चंस में दे रखा है वैसे अपन कर रहे हैं। दो इंसुलेटिंग स्टैंड, दो इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं, एक पॉइंट से वो बंधे हुए हैं और इन इंसुलेटिंग थ्रेड्स पर दो बॉल लटकी हुई है। दोनों बॉल पे इक्वली चार्ज है और दोनों बॉल का मास भी क्या है, m है। अब दोनों बॉल के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, r सेंटीमीटर है। कितनी है, r सेंटीमीटर, ओके। और जो इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं उसकी भी लेंथ अपन को दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, l सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, l सेंटीमीटर, ठीक, कितनी हो गई, l सेंटीमीटर। ये थ्रेड्स की क्या हो गई, लेंथ हो गई। लेकिन आपको याद रखना, इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो कि जो l की वैल्यू है वो r के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। जो l की वैल्यू है वो r के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है इन दो बॉल के बीच की डिस्टेंस से क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे जो r है वो l के कंपैरिजन में बहुत कम है। यह आपको एक कंडीशन दे रखी है, आप इसको क्वेश्चंस के आगे ब्रैकेट लगा के लिखोगे, L मच ग्रेटर देन R। यह आपको कंडीशंस दे रखी है। अब आपको पता है कि अगर दोनों बॉल इक्वली चार्ज है तो दोनों बॉल एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। एक दूसरे पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अब दोनों बॉल पर चार्ज कैसा है, इक्वल है, और चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो दोनों बॉल जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी तो कौन सा फोर्स लगाएगी, रिपल्सन का फोर्स लगाएगी। कौन सा, रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो अपन क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगवाएंगे इन दोनों के बीच में। ये हो गई इन दोनों के बीच की एक लाइन जॉइनिंग। तो जब ये वाली बॉल इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, इसको रिपल करेगी। किस तरफ रिपल करेगी, इस तरफ करेगी। और ये वाली बॉल भी इस बॉल को क्या करेगी, रिपल करेगी, क्योंकि दोनों पे अमाउंट का जो चार्ज का अमाउंट है वो इक्वल है, ठीक है, और नेचर सेम है, इसलिए रिपल करेगी। तो इसको इधर रिपल कर दिया। अब आपको पता है ना, कूलॉम्स लॉ में जब दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ये भी आपको पता है, ओके। अब आपको पता है कि जब ये बॉल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी तो कौन सा फोर्स लगाएगी, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। रिपल्सिव फोर्स लगाने से ये दोनों बॉल एक दूसरे से क्या होगी, दूर होगी। इसलिए मैंने इन दोनों बॉल को क्या किया है, दूर किया है। मैंने दोनों बॉल को क्या किया है, दूर किया, क्योंकि दोनों बॉल एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो रिपल्सिव फोर्स लगाने से दोनों बॉल एक दूसरे से दूर भागेगी, इसलिए मैंने दोनों बॉल को क्या किया है, दूर भगाया है, क्योंकि दोनों बॉल एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब इस बॉल का जो मास है वो कितना है, m है। तो आपको पता है कि नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कितना लगता है, mg लगता है, ठीक है। अगर अपन इस मार्कर को किसी धागे की सहायता से लटका दे तो इस मार्कर का मास अगर अपन m माने तो इसके
नीचे की ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगता है, mg लगता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ही कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, l है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, l होगी, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींचे, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया जिसको मैंने O पॉइंट से डिनोट किया है। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों बॉल एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इसलिए दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा सेंटर से वो कितना बनेगा, थीटा थीटा बनेगा, ठीक है। अगर अपन इसको थोड़ा सा ऐसे बनाए इसको थोड़ा सा, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल की कहानी है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी थ्रेड से लटका होता है, धागे से लटका होता है, तो धागे के अंदर एक टेंशन जनरेट होता है। क्या होता है, एक धागे के अंदर टेंशन जनरेट होता है। क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है। तो इस धागे के अंदर इस बॉल की वजह से क्या जनरेट होगा, एक टेंशन। क्या होगा, एक टेंशन जनरेट होगा। वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर, जिसको अपन कैपिटल टी बोलते हैं। इसमें भी क्या होगा, एक टेंशन जनरेट होता है, ठीक है। अगर आप किसी रस्सी को यदि खींचते हो तो रस्सी के अंदर क्या आता है, एक टेंशन जनरेट होता है, क्योंकि रस्सी पर इधर से भी फोर्स लगता है और इधर से भी फोर्स लगता है, तो रस्सी के अंदर क्या आता है, टेंशन जनरेट होता है। वैसे ही ये बॉल भी क्या करेगी, इसमें एक टेंशन जनरेट उत्पन्न करेगी, जिसको अपन हिंदी में तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, तनाव बोलते हैं। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो टेंशन जनरेट हुआ है धागे के अंदर, इसके आप क्या बनाओगे, कंपोनेंट बनाओगे। क्या बनाओगे, कंपोनेंट। एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि इधर तो बनेगा, देखो ये थीटा है, ये टेंशन है, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो किस तरफ बनेगा, थीटा की ओर बनेगा। तो इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, टी कोस थीटा बनेगा, ठीक है। और इधर कौन सा बनेगा, टी साइन थीटा बनेगा। देखो याद कर लो, जिधर थीटा एंगल होता है उधर कौन सा एंगल बनता है, टी कोस थीटा, जिसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और ये कौन सा एंगल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। जिधर थीटा होता है उधर बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और उसके इधर क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे ही यहां पर भी क्या बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा टी कोस थीटा, और इधर क्या बनेगा, टी साइन थीटा, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम कौन सी कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। कौन सी कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो दोनों बॉल है वो कैसी हो जाएगी, स्टैटिक। कैसी हो जाएगी, स्टैटिक। इसका मतलब ये दोनों फोर्स, ये दोनों बॉल क्या हुई है, रुकी हुई है। दोनों बॉल कौन सी कंडीशन में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, क्योंकि इन बॉल पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। कैसे, क्योंकि टी कोस थीटा किसको इक्वल करेगा, mg को। किसको बैलेंस करेगा, mg को। टी कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। mg नीचे है, टी कोस थीटा ऊपर है, तो नेट फोर्स इधर कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह इस बॉल पर फोर्स इधर लग रहा है, जबकि टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किस तरफ है, टी साइन थीटा इस तरफ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बॉल पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा।
इस पर जो एफ नेट लगेगा वो कितना लगेगा, 0, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि टी कोस थीटा को बैलेंस कौन करेगा, mg करेगा, जबकि f को बैलेंस कौन करेगा, t साइन थीटा करेगा। इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इससे ये वाली जो बॉल है ये क्या हो जाएगी, स्टैटिक कंडीशन में होगी, स्टैटिक सिचुएशन में होगी, इसलिए इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। वैसे ही इस वाली बॉल पर भी एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। कैसे, mg को बैलेंस कौन करेगा, t कोस थीटा करेगा, जबकि t साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा, f करेगा। कौन करेगा, f करेगा। इसलिए इस बॉल पर भी नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, जिससे ये दोनों बॉल मूव नहीं कर पाएगी, जिससे ये दोनों बॉल क्या नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी, स्टैटिक सिचुएशन में ही रहेगी। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में फटाफट राइट करें। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मैंने इस डायग्राम के नीचे एक लाइन लिखी है कि द वर्किंग फोर्स ऑन बोथ द बॉल्स इन द डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों बॉल पे जो फोर्स वर्किंग कर रहे हैं वो कौन सी सिचुएशन में होंगे, इन नॉर्मल स्टेट। कौन सी स्टेट में है, इन नॉर्मल स्टेट। और अगर आपको याद हो तो ये वाला जो वर्ड है वो क्वेश्चंस में भी आया है कि दोनों बॉल कौन सी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में। तो ये पूरा सिस्टम कौन सी स्टेट में हो गया, नॉर्मल स्टेट में हो गया। अब नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द नेट फोर्स ऑन ईच बॉल इज 0। दोनों बॉल पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि दोनों बॉल कौन सी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी को अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल करने का मतलब है बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 10। अब देखो mg को बैलेंस कौन कर रहा है, t कोस थीटा, तो मैं लिखूंगा t कोस थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये आ गया। ये इक्वेशन कौन सी आ गई मेरे पास में, फर्स्ट आ गई। वैसे ही t साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, f को, तो मैं लिखूंगा t साइन थीटा इज इक्वल टू f। f क्या है, दोनों बॉल के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स। दोनों बॉल के बीच में लगने वाला कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स। और ये रिपल्सिव फोर्स अपन किसकी सहायता से निकालेंगे, कूलॉम्स लॉ की सहायता से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2) अपॉन r²। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई है, सेकेंड इक्वेशन। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में राइट करें। ठीक है, अब अपने पास में ये आ चुका है। तो अपन इस डायग्राम को अब मिटा देते हैं, क्योंकि अपने पास में अब 2 इक्वेशंस आ चुकी है। तो इन्हीं 2 इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, अब इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो क्या आता है, अगर अपन क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या करें, डिवाइड करें। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अपन देख पाते हैं कि t साइन थीटा अपॉन t कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन mg हो जाएगा। ठीक है, t साइन थीटा अपॉन t कोस थीटा इज इक्वल टू f अपॉन क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। t से t क्या हो जाएगा, कैंसल। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचेगा, तो लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन mg हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हो।
इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एम जी, ये होगा। अब यहाँ पे एफ क्या था, दो बॉल के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स था, और इस रिपल्सिव फोर्स को अपन किसकी सहायता से निकालेंगे, कूलॉम्स लॉ की सहायता से। अब अपन लिखेंगे हियर F इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के की जगह तो मैंने के लिख दिया, ठीक है, के लिख दिया। अब Q1 Q2, अब Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, क्योंकि दोनों बॉल चार्ज है, चार्ज कैसी है, इक्वल चार्ज है, तो अपन ने दोनों बॉल पे Q चार्ज माना है, तो Q1 का मान भी Q जाएगा, Q2 का मान भी Q जाएगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, तो R का स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपको क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि जो L है वो R के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, जो L है वो R के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जो डायग्राम आपने कॉपी के अंदर बनाया है, जो नोटबुक में आपने जो डायग्राम बनाया है, उसको अगर आप देखो तो वहाँ पर जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। कब, जब L की वैल्यू R के कंपैरिजन में क्या हो, ज़्यादा हो। तो आपको यहाँ पर एक थ्योरी लिखनी है, क्या थ्योरी लिखनी है कि इफ़ L ग्रेटर देन R then theta is very small angle, यहाँ पे थीटा क्या होगा, स्मॉल एंगल होगा। आप उस डायग्राम को जो आपने नोटबुक में बनाया है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा। कब, जब L की वैल्यू R के कंपैरिजन में क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर L की वैल्यू R के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो आपको यहाँ पे थीटा क्या मानना है, बहुत छोटा मानना है, स्मॉल एंगल मानना है। इसलिए अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे बोलेंगे कि जो tan थीटा होगा वो भी लगभग किसके बराबर होगा, sin थीटा की। ये एक प्रॉपर्टी होती है मैथ में कि अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, तो tan थीटा को किसके इक्वल माना जा सकता है, sin थीटा के इक्वल माना जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, tan थीटा की जगह क्या लगा देंगे, sin थीटा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह आप क्या लगा दोगे, sin थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में इसको फटाफट राइट करें। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन के हो जाएगा। तो फिर अब अपन यदि आगे बढ़े तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो रूट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन के। तो यही तो अपन को उस क्वेश्चन पे पूछा है कि दोनों बॉल पे चार्ज कितना होगा। तो दोनों बॉल इक्वली चार्ज है, इक्वली चार्ज का अमाउंट कितना आया है, अंडर रूट आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन के होगा, ठीक है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। तो ये दोनों बॉल पर क्या आ गया, इक्वली चार्ज आ गया। तो चार्ज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में इस क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा, आपको दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस दे देगा, दोनों बॉल का मास दे देगा, ठीक है, और जो एंगल होगा वो आपको गिवन हो सकता है। अगर मान लो थीटा की वैल्यू क्वेश्चंस में ना दे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू डायग्राम से
फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे अपन ने वो जो डायग्राम बनाया था वो कैसा था, ऐसे डायग्राम था वो, ऐसे। ये एंगल क्या था? थीटा। ये एंगल क्या था? थीटा। दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने कितनी मानी थी? आर मानी थी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? साइन थीटा निकाल सकते हो। कैसे? इन डायग्राम। ठीक है, साइन थीटा कैसे निकालोगे आप डायग्राम से? ठीक है, अगर आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है तो आप साइन थीटा की वैल्यू जो भी है वो वैल्यू यहाँ पे रख के साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मान लो थीटा की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? आर है। ये क्या था? सेंटर पॉइंट था। तो ये कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी। आप डायग्राम में देख सकते हो ये क्या हो जाएगी? r/2। और ये लेंथ कितनी थी? l थी। जो अपन ने थ्रेड्स की लेंथ मानी थी वो क्या थी? l थी। और ये क्या है? r/2 है। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, हाइपोटेनिस। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। वो कितनी दे रखी है? r/2 दे रखी है। और हाइपोटेनिस कितना है? l है। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? r/2l। लेकिन ये आपको कब काम में लेना? जब थीटा क्या हो? वेरी वेरी स्मॉल हो। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, √r² mg sin थीटा अपॉन k। उसके बाद में आप क्या करोगे? साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू r/2l से आप फाइंड आउट कर लोगे। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद में आप ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, r की वैल्यू रखोगे, m की वैल्यू रखोगे, g की वैल्यू रखोगे और k की वैल्यू आपको गिवन होगी, जहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? दो ऑब्जेक्ट पे इक्वली चार्ज का अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे g क्या है? g आपको पता है ना क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह कितनी हो सकती है? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन है तब तो आपको जी की वैल्यू वही काम में लेनी पड़ेगी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अगर नहीं दे रखी है तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो इजी कैलकुलेशंस के लिए। तो आज के लेक्चर में ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये सफिशिएंट है और ये एज ए आप एक डेरिवेशंस मान सकते हो। इसके ऊपर अपन कल एक न्यूमेरिकल कर लेंगे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्या होंगे? बेस होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।